Hi everyone, welcome back to the GATE BT 2024 POQ डिस्कशन वीडियोस। आज इस पर्टिकुलर सीरीज का लास्ट पार्ट है। प्रीवियस दो पार्ट से जितने भी हमारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे, चाहे वो एमएसक्यू हो गया या एनएटी हो गया, वो सारा का सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगी। एंड आफ्टर दिस वीडियो, I mean, after this specific series, we will be beginning with GATE Excel 2024 पेपर डिस्कशन। सो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि गेट एक्सेल के जो 5 पेपर्स रहते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। सो इन पांचों पेपर में से आप कौन से पेपर का डिस्कशन सबसे पहले चाहते हो? क्या आप बायोकेमिस्ट्री चाहते हो, क्या आप माइक्रोबायोलॉजी चाहते हो, क्या जूलॉजी चाहते हो, क्या बाटनी चाहते हो? कुछ भी जो चाहते हो वो आप लोग ट्राई करना, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दो। हालांकि सारा गेट एसएल के जितने भी पेपर्स है, सारे पेपर्स के डिस्कशन मैं करवाऊंगी, लेकिन इफ आप लोगों का डिमांड मुझे पता रहेगा, then it will be easier for me to make videos. Okay, and one more thing is, आप लोगों के जितने भी दोस्त हो, वो अगर गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गेट बीटी हो गया या गेट एक्सेल हो गया, so please share the videos with them also, so that they also can be benefited from these videos. And इफ आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हो, आप लोगों के अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हो, आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हो, देन प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, सो इतना मुझे आज जनरल बातें बतानी थी। मेक श्योर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना कि गेट एक्सेल का कौन सा पेपर का डिस्कशन आप लोग पहले चाहते हो। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। ओके, पहला क्वेश्चन आज का एंजाइम इनहिबिशन से है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। एंड आई एम बिगिनिंग विद एमएसक्यू। यहाँ पे स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो एमएसक्यू से ही होंगे। दैट मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन एमएसक्यू है, एंड उसके बाद फाइनली हमारा एनएटी का डिस्कशन रहेगा। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। इज और आर देख के ही आप समझ सकते हो कि ये एमएसक्यू है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। ओके, ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला है, इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम ओनली। Option B is it binds to the enzyme substrate complex only. Option C is it reduces the Vmax of the enzyme. And option D is it binds to both free enzyme and enzyme substrate complex. So सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए। ये एलबी प्लॉट है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मेक श्योर जरूर से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में जो इन्होंने बोला है कि इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम ओनली, नहीं, ये जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, जब सबस्ट्रेट जब अपने एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स उसके एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड होते हैं। सो ऑप्शन ए में जो कहा गया है, इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम ओनली, ये तो गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, इट बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली। यस एग्जैक्टली, मैंने अभी अभी इसको बोला है। ऑप्शन सी में बोला है, इट रिड्यूसेस द Vmax ऑफ द एंजाइम। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन सा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km एंड Vmax दोनों के दोनों रिड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। एंड ऑप्शन डी में क्या बोला है, इट बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नहीं,
ये डी में जो डी स्टेटमेंट में जो बोला गया है ये एक्चुअली सही है मिक्स्ड इनहिबिशन के लिए। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। तो आंसर में करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा हमारा, वो आएगा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है। अभी एक चीज मुझे अभी अभी याद आया कि ये जो एमएसक्यू को लेके बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमने क्वेश्चन में शायद 3 ऑप्शन सही थे, हमने 2 सही चुने हैं एंड तीसरे को हमने नहीं सिलेक्ट किया, या फिर हमने शायद 2 सही ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड उसके साथ साथ गलत ऑप्शन सिलेक्ट एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? तो इसका सीधा साधा आंसर है नहीं। मान लो आपने कुछ भी जो सही ऑप्शन सही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना था उसकी जगह कोई भी गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो एमएसक्यू वाला पार्ट है इसमें पार्शियल मार्किंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर सही कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया तो +2 मार्क्स एंड इफ गलत कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया देन 0 मार्क्स। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 मिलेंगे। ओके, तो बस इतना बोलना था। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following plant-based secondary metabolites belongs to the class of alkaloids? So ये मेमोरी बेस्ड ही है, आपको सिंपल से याद ही रखना है। देखिए ये जो कैम्फोथेसिन जो होता है ये एक्चुअली अल्कलॉइड के क्लास से बिलोंग नहीं करता है। बाकी सारे के सारे जो है, चाहे वो एजमेलिसिन हो गया, एजाडेरिक्टिन हो गया, वीनब्लास्टिन हो गया, वो सारे बिलोंग करते हैं फ्रॉम द क्लास ऑफ अल्कलॉइड्स। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बी एंड डी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन वापस से टेक्निक से है एंड इफ आपको आरएफएलपी का प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल पता है देन बहुत ही ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग एलियर्स यूजिंग रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म और आरएफएलपी। ऑप्शन ए में बोला गया है डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स फॉर अ गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यस एग्जैक्टली, आरएफएलपी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना वो इसी चीज पे बेस्ड है। आरएफएलपी में मान लो कोई साइट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इफ कोई भी म्यूटेशन होगा, इवन इफ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी चेंज आ गया देन इन दैट केस वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एंड देयरफॉर जो फ्रैगमेंट हमें मिलना चाहिए था उससे डिफरेंट लेंथ का शायद एक फ्रैगमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है आरएफएलपी का एंड डिटेल में इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। आज अगर ऐड करने जाते हैं इसको इसमें तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसको बाद में फिर कभी मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करवा दूंगी। ओके, सो ए ऑप्शन तो हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन में आएगा, ए आएगा। देन बी में क्या बोला है, डिफरेंसेस इन द एबिलिटी ऑफ एलिड्स टू अंडरगो रिकॉम्बिनेशन। नहीं, रिकॉम्बिनेशन के साथ आरएफएलपी का तो कोई रिलेशन नहीं है, बी गलत है। सी में क्या बोला है, डिफरेंसेस इन द एबिलिटी ऑफ एलिड्स टू अंडरगो सेग्रीगेशन। नहीं, सेग्रीगेशन के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, सी भी गलत है। डी में बोला है डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। हाँ, ये हो सकता है, डी भी हमारा सही ऑप्शन है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए एंड डी। ओके, so क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है which one of the following is or are considered as biotic elicitors in plant cell culture? Option A is cellulose, option B is chitin, option C is chitosan and option D is mercury chloride। बहुत ही इजी है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ एलिसिटर्स का। ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चाहे वो गेट का एग्जाम हो गया या फिर डीबीटी का एग्जाम हो गया या फिर कोई भी दूसरे लोअर लेवल का एग्जाम हो गया, चाहे वो आईआईटी एग्जाम या गैट की ना हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये एलिसिटर्स क्या होता है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट में डिफरेंट रेस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं एंड इसको ब्रॉडली 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। वन इज एबायोटिक एंड अनदर वन इज बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स में
इसको again subdivided into two different categories. One is chemical and another one is physical. एंड बायोटिक को वापस से दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया गया है. वन इज एंडोजिनस एंड अनदर वन इज एक्सोजिनस. ओके, अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखा है इसमें से ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड एक्चुअली एक केमिकल है. तो ये तो बायोटिक नहीं आएगा, ये केमिकल में आ जाएगा. डी हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा. बाकी ये जो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल है इसको आप यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स में आपको मिल जाएगा. जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. काइटिन एंड काइटोसैन देखिए, ये एक बायोटिक फैक्टर्स में एक्सोजिनस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखिए यहाँ पे काइटिन काइटोसैन दोनों गिवन है. देन सेलुलोज कहाँ पे है देखिए, ये देखिए प्रोटीन, एक्सोजिनस प्रोटीन्स में सेलुलोज का नाम दिया गया है. सो ए बी सी तीनों के तीनों हमारे बायोटिक एलिसिटर्स है. देयरफॉर करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ए बी एंड सी. नाउ under which one of the following conditions a mammalian somatic cell fails to undergo mitosis during cell cycle? तो देखते हैं. ऑप्शन ए में बोला गया है इनिशिएशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं. ऑप्शन बी में है इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, यस ये हो सकता है. ऑप्शन सी काइजमेटा फॉर्मेशन, नो. ऑप्शन डी इज इरिपेरेबल डीएनए डैमेज, यस ये हो सकता है. सो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज option B and D. After this, which one of the following is or are synthetic auxins that does not occur naturally? मतलब कौन सा नेचुरल ऑक्सीन नहीं है, ये हमें इस क्वेश्चन में सिंपल से बताना है. देखिए इंडोल्चे एसिटिक एसिड एंड इंडोल्चे ब्यूटारिक एसिड जो है ये दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सीन है. तो बी एंड सी तो नहीं आएगा. बचा क्या, ए एंड डी बचा. सो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड डी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, which of the following statements regarding the below mentioned mRNA sequences is or are true? so ये हमारा mRNA सीक्वेंस दिया गया है एंड ऑप्शन में क्या दिया है, it contains 9 codons in the reading frame. ऑप्शन ए में ये दिया गया है. तो सबसे पहले हम लोग कोडोन काउंट कर लेते हैं. let me color it for you. Okay, wait a minute. Okay, ये रहा हमारा पहला स्टार्ट कोडन. देन सेकेंड कोडन क्या होगा, लेट मी टेक डिफरेंट कलर्स ताकि काउंटिंग में आसानी हो. ये रहा दूसरा. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ये फाइनली हमारा आ गया स्टॉप कोडन. सो टोटल कितने कोडन हुए काउंट करो. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कोडन है. सो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इट कंटेन्स 9 कोडन्स इन द रीडिंग फ्रेम. ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन बी में क्या है, इट कंटेन्स 10 कोडन इन द रीडिंग फ्रेम. नहीं, इफ ए सही है तब तो बी पक्का गलत हो जाएगा. बी इज रॉन्ग. Option C is it contains 8 amino acid. It codes for 8 amino acids. Sorry. So ये C ऑप्शन भी एक्चुअली सही है. यहाँ पे हमारे पास 9 कोडन्स है, ये बस सही है. लेकिन ये जो लास्ट स्टॉप कोडन है UA है, ये तो कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. ओके, सो टोटल कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. सो आंसर इज 8. सो ऑप्शन सी भी सही है. इट कोड्स फॉर 8 अमीनो एसिड्स. ओके, ऑप्शन डी में है इट कोड्स फॉर 9 अमीनो एसिड्स. अभी सी सही
है अगर मैंने अभी बोल दिया तो डी कैसे सही होगा, डी तो गलत है। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, हम सिलेक्ट करेंगे ए एंड सी। ओके फाइन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लैक ऑफ एरर से है, अगेन बहुत ही ज्यादा इजी है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, which of the following conditions induces the expression of beta galactosidase gene in the lactoferrin। मतलब कि लैकोफेरॉन कब ऑन रहेगा, इस बारे में हमें सिंपल सा पूछा है। देखिए ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज के एब्सेंस में लैकोफेरॉन तो ऑन होगा, ये सही है। बी इज एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, नहीं, इफ लैक्टोज नहीं है मीडियम पे तो लैकोफेरॉन तो कभी ऑन नहीं हो सकता है, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन भी इन दैट केस नहीं होगा। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, नहीं, ग्लूकोज के प्रेजेंस में भी लैकोफेरॉन ऑफ रहता है। ऑप्शन डी इज प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एग्जैक्टली, इफ मीडियम पे लैक्टोज प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज नहीं है देन इन दैट केस लैकोफेरॉन तो ऑन होगा एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन भी चलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड डी। देन वापस से बहुत ही इजी सवाल है, which of the following factors can affect the growth of a microbial culture in a batch cultivation process? Option A is pH of the medium, yes, pH मीडियम के pH से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसिडोफाइल्स होते हैं, एसिड लविंग होते हैं, जो कि एसिडिक पीएच पे ग्रो करेंगे, दैट मींस इन द लो पीएच। कुछ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि थोड़ा सा हाई पीएच पे ग्रो करेंगे, उनको हम लोग बेसोफाइल कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करेंगे, जिसको हम लोग आई गेस न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं। ओके सो ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन बी ऑस्मोलरिटी ऑफ द मीडियम, यस, ऑस्मोलरिटी पे भी मीडियम के माइक्रोबियल का ग्रोथ, माइक्रोब्स का ग्रोथ डिपेंड करता है, बी भी आएगा, सही है। ऑप्शन सी में है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम, मीडियम पे कितना सबस्ट्रेट है नहीं है उसके ऊपर भी डेफिनेटली माइक्रोब का ग्रोथ डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी में दिया है सबस्ट्रेट फीडर, नहीं, कितने रेट से हम लोग सबस्ट्रेट डाल रहे हैं उस बायोरिएक्टर में, कम रेट से डाल रहे हैं या ज़्यादा रेट से डाल रहे हैं, इसके ऊपर एक्चुअली माइक्रोब का ग्रोथ डिपेंड नहीं करेगा। सो डी तो गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, बी एंड सी। ओके ओके सो फाइनली हम लोग एनएटी वाले सेक्शन पे आ गए हैं। आप लोग अपना पेन, कॉपी एंड कैलकुलेटर रेडी रखिएगा एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। सो इन दैट केस अगर सॉल्व करते रहोगे मेरे साथ साथ ही तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा, एंड कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, चाहे वो एनएटी हो गया या फिर अभी अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया एमएसक्यू का उसमें हो गया, feel free to ask in the comment section, I will be answering it. Okay okay so question number 54 को पढ़ लेते हैं। अभी एक बात मैं और बता दूं, बीच में कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से थे जिसको मैंने स्किप कर दिया है। ओके सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड से डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, ओनली सब्जेक्ट पर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर करवा दे रही हूँ। एंड ओके हाँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्मेंटेशन मीडियम इज कूल्ड फ्रॉम 121 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 degree centigrade in a double pipe heat exchanger. If cold water is flowing in the counter current direction is heated from 10 degree centigrade to 70 degree centigrade, then find the log mean temperature difference is dash degree, round off तो क्या बोला है इन्होंने nearest integer। So if LMTD का आपको फॉर्मूला पता है देन बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, देख लीजिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। एंड सॉरी स्टूडेंट बिकॉज ये जो इनएटिव के क्वेश्चन थे ना ये थोड़े से ज़्यादा लेंदी थे, इसके लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि टाइप कर लूँ। इफ आप लोगों को विजिबिलिटी से रिलेटेड या हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर एवरी क्वेरीज। ओके आई विल हेल्प यू आउट। ओके सो यहाँ पे इन्होंने बोला है काउंटर करंट डायरेक्शन में हमारा कोल्ड वाटर का फ्लो होता है। काउंटर करंट का मतलब होता है एक डायरेक्शन पे हॉट फ्लूइड गया
देन उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड जाएगा। अभी देखा है हॉट फ्लूइड क्या है, हॉट फ्लूइड 121 डिग्री से जा रहा है एंड अभी नेक्स्ट एंड पे जब पहुंच रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली कोल्ड फ्लूइड दूसरे साइड से आ रहा है जिसका इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जब तक वो फर्मेंटेड के दूसरे साइड पे आ रहा है तब उसका टेम्परेचर हो रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमें इन दो टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो दोनों साइड पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ है वो हमें निकालना है। तो डेल्टा T2 क्या होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ पे क्या है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 121 माइनस 70 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर क्या आएगा 51 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड डेल्टा T1 क्या होगा, ये आएगा इस साइड का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी LMTD का ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। LMTD का फॉर्मूला क्या है डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ डेल्टा T2 बाई डेल्टा T1। तो अभी LMTD के फॉर्मूला पे सिंपल से हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा T2 का वैल्यू हमारे पास आया है 51 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा T1 का वैल्यू आया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल से अभी ये वैल्यू इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 31.11 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इनपुट किया 31.11 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या आपका आंसर सही माना जाएगा? नहीं, आपको आंसर गलत माना जाएगा। व्हाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर्स। वो आपको इंटीजर पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो राउंड ऑफ करके क्या लिखना होगा यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 31.11 को ये इंटीजर पे राउंड ऑफ आप लोगों ने कर लिया तो आंसर आएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पे जब डिजिट इनपुट करोगे तो क्या लिखोगे 33 लिखोगे। ओके, सो गेट के क्वेश्चन में इन चीजों का काफी अच्छे से ध्यान रखना, अदरवाइज सारा कैलकुलेशन सही होने के बावजूद भी आपका आंसर गलत माना जाएगा कि कहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करने को बोला है, कहाँ पे 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करने को बोला है, कहाँ पे ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सारे यूनिट्स सेम ही थे, इसलिए इस क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आगे भी क्वेश्चन है जहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्ट करने रहेंगे, तो उसको तब हम देख लेंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Aspergillus niger is grown in a 10,000 liter stirred batch bioreactor under aerated conditions to produce citric acid. At steady state oxygen transfer conditions, the specific oxygen uptake rate of the organism and the volumetric mass transfer coefficients are 1 into 10 to the power minus 4 gram oxygen consumed upon gram biomass into second inverse and 60-minute inverse respectively. Okay, it's saying respectively, मतलब पहले का पहला है and दूसरे वाले का दूसरा है। Okay, अभी क्या बोला है if the oxygen solubility is 8 into 10 to the power minus 3 kg per meter cube under the operating conditions based only on oxygen dynamics, the maximum possible cell concentration is dash kg meter to the power minus 3 and आंसर आपको बोलना है इंटीजर में। सो मैं आई एम गेसिंग कि आप लोगों को जरा से भी समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इफ आपको फॉर्मूला पता है देन बहुत ही इजी है, आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा एंड यूनिट्स का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो इनएटी जब सॉल्व करोगे ना तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी डेटा आप लोगों को दिया होगा क्वेश्चन में सारा का सारा यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। एंड ये सारा का सारा डेटा आप लोगों ने पहले लिख लिया विथ डायमेंशंस। ओके, मेक श्योर यूनिट्स का ध्यान आपको रखना है। विथ डायमेंशंस आप लोगों ने लिख लिया, देन आपको भी ये समझने में आसानी होगी कि
उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। एंड गेट में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें शायद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको इफ डायमेंशंस भी बैलेंस कर दिए ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, वो है 10,000 लीटर CO2। मतलब क्या है, CO2 है आपका स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट। CO2 का वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन कंसीव ग्राम बायोमास अपॉन सेकेंड इनवर्स। अभी ग्राम ग्राम तो कट हो जाएगा, अभी फाइनल यूनिट क्या आएगा 1 × 10⁻⁴ इंटू सेकेंड इनवर्स। KLa का वैल्यू क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है 60 मिनट। KLa मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दिया है 60 मिनट इनवर्स। देखिए यहाँ पे KLa का वैल्यू मिनट इनवर्स पे है एंड CO2 क्या है, CO2 का यूनिट सेकेंड इनवर्स में है। सो सिंपल सा मीनिंग है, आपको यहाँ पे KLa पे कन्वर्शन जरूरी है। तो 60 मिनट को एक सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। सो 60/60 KLa का वैल्यू फाइनली क्या आएगा 1 सेकेंड इनवर्स। ओके, एंड डेल्टा C मतलब ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी का रेट हमें दिया गया है 8 × 10⁻³ kg m⁻³ ओके, एंड फाइनली हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल सेल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज X का वैल्यू हमें निकालना है। अभी हमें क्या पता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट इक्वल टू ऑक्सीजन अपटेक रेट। ऑक्सीजन अभी सिंपल सा इन दोनों का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया है। ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट का क्या फॉर्मूला होता है, CO2 × X इक्वल टू ऑक्सीजन अपटेक रेट मतलब KLa × डेल्टा C। अभी सिंपल से ये हमें सारा का सारा वैल्यू मतलब डेटा पता है। CO2 का वैल्यू है 1 × 10⁻⁴। सिंपल से हमने यहाँ पे पुट कर लिया है इंटू X जिसका वैल्यू हमें निकालना है। देन KLa का वैल्यू 1 है, डेल्टा C का वैल्यू कितना है 8 × 10⁻³ हमने सिंपल से यहाँ पे वैल्यू सारे पुट कर लिए हैं। अभी इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास x का कितना वैल्यू आएगा, वो आएगा 80। सो आंसर जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, क्या पुट करोगे 80 पुट करोगे। ओके फाइन, अगेन कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Ethanol is produced in a 10,000 liter stirred bioreactor using an impeller of a diameter 1 meter. The density and viscosity of fermentation broth are 10,000 kg per meter and 1 centrifuge respectively. Okay. The data relating the power number and impeller Reynolds number is given below. So यहाँ पे ये data दिया गया है। हमें फाइनली क्या पूछा है, यूजिंग द अबव डेटा द पावर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेयर टू ऑपरेट एट 300 RPM मींस डैश किलोवाट। आंसर हमें इंटीजर में देना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन का ये वाला डेटा हमारे काम में आने वाला है, इसलिए मैंने इसको इस साइड में भी ऐड कर दिया है। कैसे काम में आने वाला है इसको मैं अभी बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले लाइक ऑलवेज हमें ये जितने भी डेटा क्वेश्चन में दिए हुए होंगे उनको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, लिस्ट आउट कर लेंगे। सो वॉल्यूम क्या दिया गया है 10,000 लीटर, इम्पेलर डायमीटर दिया है 1 मीटर, देन रो मतलब डेंसिटी दिया गया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, म्यू मतलब विस्कोसिटी दिया गया है हमारे पास 1 सेंटीफर्स। मतलब क्या, हमें यहाँ पे भी वापस से कन्वर्शन करना रहेगा। ओके, देखिए अभी कन्वर्शन कैसे करना है। देखिए इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको दे रखा है 1 पोएस इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीपोएस इक्वल टू क्या होता है 0.1 पास्कल पर सेकेंड। ओके, सो इस सेंटीपोएस को हमें फाइनली पास्कल पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए 100 सेंटीपोएस का मतलब होता है 0.1 पास्कल पर सेकेंड। हमारे पास कितना दिया गया है 1 सेंटीपोएस है। ओके, सो 1 सेंटीपोएस इक्वल टू x पास्कल पर सेकेंड। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻³ पास्कल पर सेकेंड।
ओके, सो फाइनली डेंस विस्कोसिटी क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 पास्कल पर सेकेंड। ओके, ये हमारा कन्वर्शन करने के बाद आ जाएगा। अभी हमें पावर किस 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 में लिखना है, क्या पूछा इन लोगों ने, यूजिंग द अबव डेटा द पावर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेयर टू ऑपरेट एट 300 आरपीएम इज डैश किलोवाट। 300 आरपीएम। ओके, यहाँ पे वापस से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो विस्कोसिटी का यूनिट है वो पास्कल पर सेकेंड है एंड 300 यहाँ पे आरपीएम में है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। वापस से इसको आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहेगा, क्या करोगे, सिंपल सा इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। तो 300 डिवाइडेड बाय 60 क्या होगा, 5 आरपीएस। अभी सारा डेटा हम लोगों ने लिस्ट आउट कर लिया, जितने भी कन्वर्शन करने से सारा कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है रेनॉल्ड्स नंबर निकालना। क्यों, किस लिए जरूरी है रेनॉल्ड्स नंबर निकालना, बिकॉज देखिए यहाँ पे इन लोगों ने जो कहा है हमसे 300 आरपीएम में कितना पावर रिक्वायर्ड है वो निकालना है। अभी 300 आरपीएम पे जो वहाँ पे हमारा एजिटेटर है या फिर जो बायोरिएक्टर भी है वो किस टाइप का फ्लो शो कर रहा है, क्या वो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या वो लैमिनर फ्लो शो करेगा, क्या वो ट्रांसलेशनल फ्लो शो करेगा, या फिर क्या वो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें पावर नंबर निकालना पड़ेगा एंड पावर नंबर निकालने से पहले हमें उसका रेनॉल्ड्स नंबर पहले डिटरमाइन करना जरूरी है। अभी देखिए रेनॉल्ड्स नंबर के दो फॉर्मूलास होते हैं, although one for stair flow and another one for in a pipeline flow। okay, although इस फॉर्मूला का आप लोगों को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मुझे लगा कि स्लाइड पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये इस वाले को भी पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो इन पाइपलाइन फ्लो कह के जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको फॉर द टाइम सेक यू कैन इग्नोर। ओके, लेट मी हाइड इट, देखते हैं इसको हाइड कर सकती हूँ कि नहीं। बट ओके, ये जो हाइड करवा दे रही हूँ इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नोट डाउन नहीं किया था तो थोड़ा सा वीडियो को बैक में जाके नोट डाउन कर लेना इसको। अगर आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं हाइड करवा दे रही हूँ। ठीक है, अभी देखिए, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। या फिर रेनॉल्ड्स नंबर निकलना है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, एन रो डी स्क्वायर बाय म्यू। सारा का सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे एंड रखने के बाद रेनॉल्ड्स नंबर क्या आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आएगा। ये वैल्यू क्या है, ये 10 टू द पावर 5 से ग्रेटर देन है, मतलब क्या टर्बुलेंट फ्लो है। तो पावर नंबर इस वैल्यू पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। सो एन पी इक्वल टू 5। देन पावर रिकॉर्ड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन पी इंटू रो इंटू एन क्यूब इंटू d5। okay, np is the power number, p rho is the density, n cube is the impeller frequency and d is the impeller diameter। so सिंपल सा सारा का सारा फॉर्मूला, सारा का सारा वैल्यू हमारे पास अभी आ गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट में आएगा। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 625 किलोवाट। ओके, सो फाइनल आंसर क्या है, इट इज 625 इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ ओके, सो बहुत ही एक इजी सवाल पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, जिसको अगेन मैं बहुत ही लेमन क्लास में ट्राई करूंगी आप लोगों को समझने का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज -32.2 किलोजूल per mole। The free energy change for hydrolysis of alpha glycerophosphate to glycerol is -8.2 kilojoule per mole at 25 degree centigrade। Using the above information, the free energy change for the formation of alpha glycerophosphate from glycerol and ATP is dash kilojoule per mole। आंसर आपको देना है इंटीजर में। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए,
एटीपी हाइड्रोलिसिस का क्या डेल्टा जी का वैल्यू दिया है उन्होंने दिया है -32.2 किलोजूल पर मोल। आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विथ डेल्टा जी1। अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस का क्या डेल्टा जी वैल्यू दिया गया है इन्होंने -8.2 किलोजूल पर मोल। आई हैव रिप्रेजेंटेड विथ डी डेल्टा जी2। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड एटीपी। मतलब उन्होंने पूछा है इस इक्वेशन का डेल्टा जी क्या होगा। एटीपी प्लस ग्लिसरॉल will lead to the formation of alpha glycerol phosphate plus ADP। इस क्वेश्चन का इस रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू हमें बताना है। अभी हम हमारे पास ये दो इक्वेशन है एंड हमें पहुंचना है फाइनली इस इक्वेशन में। तो इन दो इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाए। क्यों ना हम में से सभी ने स्कूल में जो है हमने इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना, देन उसका एडिशन करना, वो सब हमने सीख रखे है, ठीक है। तो हम लोग इस पहले वाले इक्वेशन को जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन है उससे हम अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है उनको माइनस कर दे। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, एटीपी माइनस अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट। जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसका आंसर, उसका साइन चेंज होता है, ये सब हमने पढ़ा है स्कूल में। ओके, सो क्या आएगा, एटीपी माइनस अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट विल लीड टू द रिएक्शन ऑफ एटीपी माइनस अल्फा ग्लिसरॉल। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे एंड इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे। एंड हमने स्कूल में तो ये भी पढ़ा है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी डिजिट को राइट हैंड साइड ले जाते हैं या फिर राइट हैंड साइड से किसी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो उन केस में क्या होता है, उसका आगे का साइन चेंज हो जाता है। So final equation क्या आएगा, glycerol plus ATP will lead to the will give rise to the alpha glycerol phosphate plus ADP। So ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये तो सिमिलर है इस वाले इक्वेशन से, है कि नहीं, देख लो आप लोग, सेम ही है ना। So अभी इस इक्वेशन का डेल्टा जी हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, जैसे ये इक्वेशन आया है हमारा वैसे ही आएंगे। इस कैसे, इस वाले जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस का जो डेल्टा जी था उससे इस अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस का जो डेल्टा जी वैल्यू था उसको माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा क्या होगा, -32.2 माइनस ऑफ -8.2 किलोजूल पर मोल। आंसर फाइनली क्या आ गया, -24 किलोजूल पर मोल। ओके, ये फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे डिजिट पुट करोगे 24। ये बहुत ही इजी है, वापस से ग्रोथ काइनेटिक्स है एंड इसका एक डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहो तो यू कैन रेफर टू दैट आल्सो इफ टॉपिक पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या है, इकोला इज इनोकुलेटेड इन अ शेक फेस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिच मीडियम। द इनिशियल नंबर ऑफ वायबल सेल्स इन द मीडियम इज 10 to the power 2। After a few hours, the number of viable cell is 10 to the power 6. Assuming cell divides by binary fission, the number of generations that have taken place is dash, round off to the nearest integer। तो देख लो, सिंपल से हमने सबसे पहले वैल्यू सारे लिस्टेड कर ली है। N0 इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स क्या दिया गया है, 10 to the power 2। NT क्या है, फाइनल नंबर ऑफ सेल, 10 to the power 6। N इज द जनरेशन टाइम जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे NT इक्वल टू N0 इंटू 10 to the power n। ओके, अभी ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा 2 to the power n इक्वल टू 10 to the power 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड। नेचुरल लॉग लेके जब इस n का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.28। लेकिन एज हमसे इन लोगों ने कह दिया है कि राउंड अप करना है नियरेस्ट इंटीजर तक। तो नियर राउंड ऑफ करके क्या वैल्यू आएगा, 13। तो यहाँ पे डिजिट आप इनपुट करोगे 13 और 13। ओके, फाइन।
Okay, a fed batch process is running at quasi steady state with respect to substrate and biomass concentration. At 2 hours, the culture volume is 500 liter with a constant sterile inlet feed at 50 liter per hour of glucose. The culture kinetic parameters of mu m and Ks are given 0.2 per hour and 0.1 gram per liter respectively. The substrate concentration in the reactor will be dash gram per liter rounded off to 1 decimal place. Okay. So if बहुत ही इजी सवाल है, if आपको फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले लाइक अदर क्वेश्चंस हम लोग जितने भी हमारे पास डेटा दिया गया है उनको लिस्ट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर है 500 लीटर, टाइम इज 2 आवर, फ्लो रेट फीड फ्लो रेट है 50 लीटर पर आवर, म्यूएम का वैल्यू दिया है 0.2 पर आवर, केएस का वैल्यू दे रखा है इन लोगों ने 0.1 ग्राम पर लीटर. हमें इसका वैल्यू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है. सो हमें क्या पता है, डाइल्यूशन रेट इक्वल टू एफ बाई बी, फ्लो रेट बाई वॉल्यूम. ठीक है, सो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो डाइल्यूशन रेट का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या आएगा 0.1 पर आवर. सिंपल सा यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, एफ का वैल्यू हमें पता है, बी का भी पता है. तो एफ बाई बी करेंगे तो इसका डी का वैल्यू आ जाएगा 0.1 पर आवर. अगेन हमें ये भी पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है म्यू. ओके, एंड म्यू का वापस से क्या फॉर्मूला रहता है, म्यू का फॉर्मूला रहता है म्यू इक्वल टू म्यू एम इंटू एस डिवाइडेड बाई के एस प्लस एस. अभी हमारे पास म्यू एम और के एस का वैल्यू तो हमें गिवन है, देखो 0.2 है म्यू एम एंड के एस इज 0.1. अभी इसको जो जिसका जो वैल्यू था इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे. तो इसको पुट करने के बाद क्या आएगा, म्यू एम इक्वल टू 0.2, तो क्या आएगा 0.2 इंटू एस जो हमें निकलना है, एस का निकलना है, डिवाइडेड बाई के एस का वैल्यू दिया गया है 0.1 प्लस एस, एस अगेन हमें निकलना है. ओके, अभी d इक्वल टू म्यू, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. d का वैल्यू क्या मिला है हमें सॉल्व करके 0.1 इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे. अभी 0.1 एंड 0.2 को मैंने कट कर दिया है, इनको बोथ साइड कट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 2. ओके, अभी सिंपल सा मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 प्लस एस इक्वल टू 2, यहाँ पे कट करके आया था हमारा डिवाइड करके 0.1 से 0.2 को डिवाइड करके 2 आया था, 2 इंटू एस. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू एस माइनस एस इक्वल टू 0.1, देयरफॉर एस इक्वल टू क्या आएगा 0.1. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 0.1. ओके, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर स्केल अप ऑफ फंगल फर्मेंटेशन फ्रॉम अ 20 लीटर मॉडल टाइप टू 20,000 लीटर प्रोटोटाइप स्टेयर टैंक रिएक्टर. The model type and prototype have the same aspect ratio during scale up. The impeller speed in the model type is 500 rpm and the scale up criterion is constant shear. The impeller speed in the prototype reactor will be dash rpm. Answer is in integer. Formula पता होना जरूरी है, otherwise solve नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है जो बोला है इन्होंने प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि स्केल अप करने के बाद जो जितने वॉल्यूम का आप लोगों को रिएक्टर बनाना रहेगा उसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं. ओके, सो देखिए मॉडल का आप लोगों का क्या दिया गया है, मॉडल का इम्पेलर स्पीड एन मॉडल इक्वल टू 500 आरपीएम यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है. एंड ये जो क्या कहा है इन्होंने, impeller speed in prototype reactor will be dash rpm. तो impeller speed in prototype का क्या फॉर्मूला जो होता है, ये होता है n prototype इक्वल टू n मॉडल डिवाइडेड बाय k. n मॉडल का वैल्यू तो हमें पता है, अब स्केल अप फैक्टर k का वैल्यू नहीं पता है. k का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. फॉर्मूला क्या है, k क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मॉडल. ओके, वॉल्यूम प्रोटोटाइप क्या है 20,000 लीटर, वॉल्यूम मॉडल क्या है 20,
अभी इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 10। अभी सिंपल से k का वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। n मॉडल क्या दिया गया है 500, 500 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है ये है 10। सो 500 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 50 आएगा आंसर। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या इनपुट करना पड़ेगा, डिजिट 50 इनपुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने सारा का ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे गेट बीटी 2024 में वो सारा डिस्कस कर लिया। मैंने तीनों के तीनों सेक्शंस कवर करवाए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो गया, एमएसक्यू हो गया या एनएटी हो गया। एंड वापस से अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट पिछले वाला पार्ट मिस कर दिया है देन देख लेना। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप लोगों का then feel free to ask in the comment section. I will answer your every questions and गेट एक्सेल का डिस्कशन बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स एंड जूनियर्स के साथ शेयर करते रहिए। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा, बिकॉज आप लोगों का ये जो लाइक एंड सब्सक्राइब होता है ये हमारे लिए एकदम मोटिवेशन के जैसे होता है। ये हमें और बूस्टअप करता है और ऐसे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। एंड वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं वापस से बना दूंगी, वो चैप्टर्स बना दूंगी जिससे आप किसी भी सेक्शन को फिर से देख सकते हो। ओके, एंड इतना ही था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।